हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा था। यहाँ पर हम फिल्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिल्टर क्या होते हैं? देखिए, हमें पता है कि जो भी हमारे रेक्टिफायर हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे घरों में आने वाली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर ओनली 40% ही डीसी कन्वर्ट करता है, बाकी एसी ही मिलती है। फुल वेव रेक्टिफायर 80% को कन्वर्ट करता है, बाकी हमें एसी ही मिलती है। तो इट मीन्स कुछ कंपोनेंट्स तो अभी भी हमारे पास किसके हैं? एसी के ही हैं। आउटपुट में वैसे हमें डीसी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कुछ कंपोनेंट किसके मिलते हैं? एसी के ही मिलते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एसी से नहीं, ओनली डीसी से चलते हैं, मतलब उन्हें शुद्ध डीसी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें आउटपुट में एक्स्ट्रा एसी के कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो उनको रिमूव करने का ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो कन्वर्जन का था। अब कन्वर्ट करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा एसी के कंपोनेंट आ रहे हैं उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। और इसके लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसे कहते हैं हम फिल्टर। फिल्टर के रूप में हम या तो कॉइल या कैपेसिटर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉइल या कैपेसिटर्स का यूज़ क्यों करेंगे हम? सबसे पहले मैं बात करती हूँ कॉइल की। तो कॉइल हमारी एक फिल्टर है। ये क्या, इसका अगर हम रिएक्टेंस देखें एक्सएल तो क्या होता है? जायोटा ओमेगा एल। अब बात करते हैं हम डीसी की और एसी की। डीसी मतलब कांस्टेंट इस तरह की करंट, जबकि एसी मतलब फ्लक्चुएटिंग करंट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है? ज़्यादा है। एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। ये फिक्स है। अब एक्सएल के रेस्पेक्ट में बात करें हम, तो जिसके लिए ओमेगा कम है उसका एक्सएल भी क्या होगा? कम, मतलब उसका रिएक्टेंस भी क्या होगा? कम। तो ऐसी स्थिति में डीसी के लिए रिएक्टेंस कम, तो ये कॉइल क्या करेगा? डीसी को अपने में से जाने देगा, मतलब इसमें से डीसी पास आउट हो सकती है। अवरोध कम हो गया, रुकावट कम हो गई। लेकिन अगर हम एसी की बात करें तो एसी के लिए ओमेगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ओमेगा ज़्यादा होगा तो एक्सएल भी क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि ये जो कॉइल है उसके लिए एसी का प्रतिघात या अवरोध या रुकावट बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एसी को अपने में से नहीं जाने देगा। तो एसी के हायर कंपोनेंट जिनके लिए ओमेगा का मान बहुत ज़्यादा है, एसी के हायर कंपोनेंट उनको क्या करेगा? ये कैन नॉट पास आउट, मतलब अपने में से पास आउट नहीं होने देगा, नहीं जाने देगा। तो ओनली अगर हम कॉइल के रेस्पेक्ट में देखें तो डीसी ही जा सकती है, एसी नहीं जा सकती। तो हमें करना क्या है? हमें जो आउटपुट में डीसी के साथ साथ एसी मिल रही है उसको रिमूव करना है। तो आपने क्या लगा दिया? एक ब्लॉकर के रूप में यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया जिसे हम बोल रहे हैं कॉइल। और इस कॉइल ने क्या किया? एसी के कंपोनेंट्स को तो रोक लिया, लेकिन डीसी के कंपोनेंट्स को जाने दिया। तो यही काम करना है हमें, जिससे हमें आउटपुट में क्या मिलेगी? शुद्ध डीसी। इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है हमारा? कैपेसिटर के लिए एक्स सी होता है 1 जायोटा ओमेगा सी। अब आपको पता है कि डीसी के लिए ओमेगा का मान क्या है? कम, तो एक्स सी का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो डीसी के लिए प्रतिघात ज़्यादा हो जाएगा। अगर डीसी का अवरोध ज़्यादा हो गया तो ये डीसी कैन नॉट पास आउट, कैपेसिटर में से डीसी नहीं जा सकती। लेकिन अगर एसी की बात करें तो एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो कैपेसिटर के लिए एक्स सी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटर के में से एसी जा सकती है, एसी कैन पास आउट। तो हम इसको क्या करेंगे? सीरीज की जगह पैरेलल में लगा देंगे। जैसे ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है तो हम इसके साथ कैपेसिटर को इस तरह से पैरेलल में लगा देंगे और ये ग्राउंडेड कर देंगे। अब जितने भी एसी के कंपोनेंट इसमें से पास आउट होंगे वो नीचे जाके ग्राउंडेड हो जाएंगे, तो हमें तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? डीसी ही मिलेगा। तो इस तरह से हमें अरेंजमेंट करके क्या बनाने हैं? फिल्टर। तो फिल्टर्स हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। फिल्टर्स हमारे पास टोटल 4 होते हैं। फर्स्ट
होता है हमारे पास श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। सेकंड, पैरेलल या शंट कैपेसिटेंस फिल्टर। थर्ड लेते हैं एल सेक्शन फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर, एंड फोर्थ इज पाई सेक्शन फिल्टर, पाई अनुभाग फिल्टर। इन 4 फिल्टरों में से जो हमारा एसी को रिमूव करने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्मूथिंग भी कहते हैं, ठीक है, स्मूथिंग। और इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो फिल्टर है। फिल्टर के रूप में हम क्या करेंगे, कॉइल और कैपेसिटर का यूज करेंगे। सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर में हम एक कॉइल को सीरीज में लगाते हैं, वो हमने देखा अभी कि क्यों लगाते हैं। शंट कैपेसिटेंस फिल्टर में हम कैपेसिटर को किस में लगाते हैं, शंट में, पैरेलल में, क्योंकि कैपेसिटर एसी को जाने देता है। तो इसको जब पैरेलल में लगाएंगे तभी ये एसी को अपने में से जाने देगा और वो ग्राउंडेड होगी। एल सेक्शन में क्या करते हैं, हम एक कॉइल और एक कैपेसिटर को एल आकृति में लगाते हैं, जबकि पाई सेक्शन में क्या करते हैं, हम 2 कैपेसिटर एक कॉइल पाई आकृति में लगाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास 4 फिल्टर है। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। चूंकि हमें पता है कि हमें हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर कौन सा था, फुल वेव रेक्टिफायर, और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें 80% तो एफिशिएंसी मिल रही थी। तो जो भी हम फिल्टरेशन का काम करेंगे वो जनरली किस में करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पर हम एक फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं। इसमें हमने एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है। ये इसकी प्राइमरी कॉइल, ये पैरेलल है। यहाँ पर एक और हमने सेकेंडरी कॉइल लगा ली है, ठीक है। ये आपके पास इनपुट वोल्टेज VI, यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं, A एंड B नाम दे देते हैं, एक और टर्मिनल C एंड D। यहाँ आप एक डायोड लगाते हैं D1, यहाँ एक और डायोड हमने D2 लिया। यहाँ पे जो हम ट्रांसफॉर्मर लेते हैं वो सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, ये इसको क्रॉस करेगा वायर। यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि फिल्टर को आप हमेशा लोड रेजिस्टेंस RL से पहले और आउटपुट के बाद लगाओगे, दैट इज हम इस वाले भाग में हमेशा फिल्टर लगाएंगे, लोड RL से पहले एंड आउटपुट के बाद में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सीरीज इंडक्टेंस फिल्टर। तो यानी कि हमने एक कॉइल को सीरीज में लगाया है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट E, या इसको दे देते हैं E, और इसको दे दिया हमने F। तो यहाँ पर हम कॉइल को यूज कर रहे हैं। वापस हम देखते हैं कॉइल के लिए क्या होता है, XL इज इक्वल टू जायोटा ओमेगा L। आपको याद रखना है फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह हम लेंगे 2 ओमेगा, ठीक है। और XL इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो जायोटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जस्ट ये शो करता है कि जो भी आपका इम्पिडेंस होता है, जैसे Z, तो Z में हम लिखते हैं R प्लस जायोटा X, तो X इस Z का इमेजिनरी पार्ट होता है, जबकि R क्या होता है, उस सर्किट की वास्तविक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंस हो गई। और फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में 2 ओमेगा रखनी है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओमेगा रखनी है। अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो आपको पता है DC के लिए ओमेगा कम होता है, क्योंकि DC कांस्टेंट करंट है, DC इज अ कांस्टेंट करंट, सो ओमेगा बहुत कम होता है। जिसका ओमेगा कम उसके लिए XL भी क्या होगा, कम। तो ऐसी स्थिति में
डीसी को ये अपने में से जाने देगा या नहीं, जिसका प्रतिरोध कम है, रुकावट कम है, वो पास आउट हो सकती है। तो डीसी इस एक्सेल में से पास आउट होगी इजीली और हमें कहाँ मिलती है, लोड पे। जबकि एसी की बात करें हम तो एसी के लिए ओमेगा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका ज़्यादा ओमेगा होगा उसके लिए एक्सेल भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो जिसके लिए एक्सेल बहुत ज़्यादा होगा वो कैन नॉट पास आउट। तो ये एसी को यहीं ब्लॉक कर लेता है, तो एसी आगे नहीं जा पाती है और इस तरह से हमें शुद्ध डीसी ही मिलेगी। फिर भी कुछ ना कुछ लोअर कंपोनेंट्स एसी के मिलेंगे, वो अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज आता है, फिर प्राइमरी वोल्टेज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इस सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस हो जाता है। फिर आपको पता है सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर इसको दो भागों में डिवाइड करता है। अब एक हाफ साइकिल में तो D1 डायोड ऑन होता है, दूसरे हाफ साइकिल में D2 डायोड ऑन होता है। इस तरह से हमें फुल वेव रेक्टिफायर के इस टर्मिनल पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ डीसी और कुछ पार्ट एसी का मिलता है। फिर आपको पता है कि कॉइल के लिए डीसी का प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम होने के कारण ये डीसी के कंपोनेंट्स को आगे जाने देता है, जबकि इसी कॉइल के लिए एसी का रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये एसी के कंपोनेंट्स को आगे नहीं जाने देता है। जिसके लिए रुकावट ज़्यादा वो इसमें से नहीं जाएगी, तो इसने एसी को यहीं ब्लॉक कर दिया, डीसी आगे मिली और इस तरह से हमें आउटपुट पे क्या मिलती है, डीसी। फिर भी हमें देखना है कि रिपेल फैक्टर कितना डिक्रीज होता है। जैसे हमें पता है कि इसका जो रिपेल फैक्टर है उर्मिका 0.48 होती है फुल वेव रेक्टिफायर की। जब हम इसमें फिल्टर लगा रहे हैं एल सीरीज कुंडली, मतलब हम सीरीज में लगा रहे हैं, तो हमें देखना है कि इसका जो रिपेल फैक्टर है वो कितना डिक्रीज होता है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वोल्टेज के वो क्या होते हैं, V0 इज इक्वल टू, ये हमने देखा था, अगर हम इसको करंट की टर्म में लिखते हैं तो 2Im अपॉन पाई, वो इसकी टर्म में लिखेंगे तो 2Vm, वोल्टेज की टर्म में लिख रही हूँ मैं डायरेक्ट, 2Vm अपॉन पाई माइनस 2, यहाँ से आपके पास ये होता था 4Vm अपॉन पाई, इधर से cos 2 ओमेगा टी अपॉन 3 प्लस cos 4 ओमेगा टी अपॉन 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि VDC की बात करें तो VDC कितना है, 2Vm अपॉन पाई। अगर हम यहाँ से IDC निकालें तो IDC आउटपुट में जो DC मिल रहा है वो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आउटपुट का कितना है, RL, तो कितना हो जाएगा 2Vm अपॉन पाई RL। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमें RMS निकाल के फिर AC निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VRMS निकालना चाह रही हूँ। अब VRMS क्या है, आउटपुट पर जो AC के कंपोनेंट्स पहुँच रहे हैं उनका एवरेज, और आउटपुट पर मैक्सिमम AC के कंपोनेंट्स तो क्या हो जाएंगे, रिमूव। देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी 4 ओमेगा, आगे 8 ओमेगा, 16 ओमेगा एंड सो ऑन। तो जिन कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हायर कंपोनेंट्स, तो वो सब तो क्या कर लेगा, ये ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है वो इससे नहीं पास आउट हो सकते। तो हायर कंपोनेंट्स ऑफ AC विल बी ब्लॉक्ड। तो ओनली कौन से कंपोनेंट जा पाएंगे AC के, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो केवल हमें लोअर कंपोनेंट ऑफ AC मिलेंगे। और इन्हीं लोअर कंपोनेंट्स के कारण कुछ ना कुछ हमें फिर भी रिपेल मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, 100% एफिशिएंसी किसी उपकरण की नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ आपको AC के कंपोनेंट मिलेंगे, वो इन लोअर कंपोनेंट्स के कारण मिलेंगे। तो हम उसी का एवरेज निकाल रहे हैं। आपको पता है आप इसको कैसे निकालते हो, रूट ओवर और स्क्वायर 4Vm अपॉन पाई माइनस में cos 2 ओमेगा टी अपॉन 3, इसका स्क्वायर और एवरेज मान, ऐसे ही करते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालना है।
तो स्क्वायर करेंगे 4Vm अपॉन पाई और रूट से बाहर ले लेंगे तो ये तो कांस्टेंट 4Vm अपॉन 3 पाई, ये तो कांस्टेंट आ गया। रूट ओवर कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी का एवरेज मान, कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है आपके पास 1/2, तो 4Vm अपॉन 3 पाई और 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि ये रूट में है, तो ये आपके पास हो गया VRMS। इक्वेशन दे देते हैं हम इसे सेकंड। अब हमें RMS नहीं AC चाहिए करंट के लिए, तो करंट कैसे निकालेंगे हम IAC आप निकालना चाहोगे तो वो होगा आपके पास वोल्टेज VRMS अपॉन रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसे निकालते थे, हमारे पास जो AC है वो इनपुट रेजिस्टेंस से होते हुए आउटपुट पे पहुंच रही है, तो उसमें इनपुट भी इंक्लूड है और आउटपुट भी। तो यहाँ पर इनपुट में जो है हमने अभी देखा था फुल वेव रेक्टिफायर जब हमने बनाया तो ये हमें एक पॉइंट मिला था, पॉइंट F, जिसपे हमें AC और DC दोनों मिल रहे थे। इसमें से यहाँ पर हमने एक कॉइल लगाया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस RL है। आपको पता है कि जो DC है वो तो आगे जा रही है RL पे, AC के हायर कंपोनेंट्स यहीं ब्लॉक हो गए, लेकिन लोअर कंपोनेंट इससे जाके यहाँ मिल रहे हैं, तो लोअर कंपोनेंट में दो रेजिस्टेंस हो गए, XL भी हो गया और RL भी हो गया, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर, हम ऐसे ही एवरेज लेते थे इनका, तो वही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको VRMS की जो वैल्यू रखनी है वो कितनी है, 4Vm अपॉन 3 पाई रूट 2 डिवाइड बाय रूट ओवर, आपको XL जो है, XL कितना लेना है, L इंटू 2 ओमेगा, चूंकि फुल वेव के लिए फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, तो L 2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर, तो 4Vm अपॉन 3 पाई रूट 2 और डिवाइड बाय रूट ओवर 4L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस RL स्क्वायर। अब चूंकि आपको पता है L ओमेगा इज ग्रेटर देन RL, हम जो कॉइल लेंगे उसके हम क्या करेंगे, जो मतलब उसके लिए जो L की वैल्यू है, प्रेरकत्व का मान है, इंडक्टेंस, वो हम बहुत ज़्यादा हाई पावर की लेंगे तभी तो वो फिल्टर का काम करेगी। तो L का मान RL की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम RL को क्या कर लेंगे यहाँ पे, नेग्लिजिबल, RL विल बी नेग्लिजिबल। तो आपको क्या मिलेगा, IAC इज इक्वल टू 4Vm अपॉन 3 पाई रूट 2 डॉट 1 अपॉन, यहाँ से ओनली क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4Vm अपॉन 3 पाई रूट 2 2L ओमेगा, ठीक है, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन 3 पाई रूट 2 Vm अपॉन L ओमेगा, ये हमारे पास में IAC है, इक्वेशन थर्ड। देन रिपेल फैक्टर R इज इक्वल टू IAC अपॉन IDC, तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन 4, तो स्मॉल r इज इक्वल टू IAC है 2Vm अपॉन 3 पाई रूट 2L ओमेगा और डिवाइड बाय IDC, उसको डिवाइड करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, पाई RL अपॉन 2Vm, 2Vm से 2Vm कैंसिल आउट और ये आपका पाई से पाई कैंसिल आउट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल r आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 0.236 RL अपॉन L ओमेगा। जितना ज़्यादा हम L लेंगे उतना ही ज़्यादा R का मान डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ से अगर फैक्टर देंगे तो 0.23 हो गया और वहाँ पे हमारे पास 0.48 था, तो वैसे भी रिपेल फैक्टर कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ है, और L ओमेगा का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये पद और डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने कॉइल को
फिल्टर के रूप में लगाया, हमारे पास रिपेल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का और डिक्रीज हो गया। अब हम और बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो हम कॉइल की जगह कैपेसिटर लगा के देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक डेरिवेशन कंप्लीट है। थैंक यू।